जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप देखे होंगे कि क्लास 10th में बच्चे पढ़ते हैं, इस सेशन को पढ़ करके उनको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है और तब जा करके उनका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे 60 चीज़ों में करा दूँ जिससे आपको कहानी के माध्यम से समझाया जा सके और हर चीज़ आपको आराम से रटी जा सके। मतलब आपके दिमाग में, जहन में सदैव के लिए वो क्या हो जाए, कैचअप हो जाए, वो मगअप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। पहली बार चर्चा तो हम यही करते हैं, राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्र और वाद, राष्ट्र की बातें ही क्या है, राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद के लिए क्या होते हैं कि वहां पे हमारा प्रेम राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। हम अपने सब कुछ को छोड़ करके, अपना सर्वस्व छोड़ करके किसके लिए समर्पित हो जाए, राष्ट्र के लिए, वही होता है राष्ट्रवाद। जैसा कि आपने देखा है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि 1857 में जितने भी लोग थे वह सब क्या थे, राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए थे। वहां ये नहीं था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे कि ये कहा गया ना, और ये भी बता गया कि राष्ट्रवाद जो होता है वह अपने धर्म जाति को लेकर के ही चलता है। धर्म जाति के से जब वो ऊपर बढ़ता है, जाति बढ़ेगी, फिर धर्म बढ़ेगा, धर्म के बाद क्या होता है, राष्ट्र होता है। जिस प्रकार से एक छोटी सी कड़ी देखें, पहले हम हैं, फिर हमारा परिवार है, फिर हमारा गांव होता है, फिर हमारा तहसील होता है, फिर जिला होता है, जिले के बाद प्रदेश होता है, प्रदेश के बाद देश होता है। उसी प्रकार से ये छोटी सी कड़ी जब धीरे धीरे चिंगारी में फैलती है तो जाकर के वह राष्ट्र में परिवर्तित हो जाती है और राष्ट्रवाद इस कदर बढ़ जाता है। जब राष्ट्रवाद हो जाता है तो राष्ट्रवाद में किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी मत की, किसी मजहब की स्थान नहीं रह जाते हैं। राष्ट्रवाद के समय सिर्फ और सिर्फ समूचा राष्ट्र ही दिखता है, वही राष्ट्र ही सब कुछ हो जाता है। उस समय जाति धर्म की बातें नहीं होती हैं। तो मित्रों, यही हुआ भारत में भी कि 1957 की क्रांति में आप देखे हैं कि जब ब्रिटिशर्स द्वारा ये कहा गया कि वो क्या करते थे, सुअर की चर्बी और गाय की मांस की चर्बी, गाय की चर्बी जब कारतूस में यूज करने के लिए लाए, तो उस समय क्या था कि हिंदू भी नाराज हुए, मुस्लिम भी नाराज हुए, दोनों उसको क्या किए, अवॉइड किए, उसको इग्नोर करते हुए कि भैया हम आपका ये कार्य नहीं कर पाएंगे। और वहीं से क्या होता है, विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। वहीं से राष्ट्रवाद का क्या होता है, एक चिंगारी फूटती है और राष्ट्रवाद उदय होने लगता है। जबकि राष्ट्रवाद अगर संपूर्ण देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था। उसके बाद यूरोप के अंदर देखा जाए तो कहां सबसे पहले हुआ था, वो फ्रांस में हुआ था राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, जो हुकूमत राजतंत्र के पास हो, किसी विशेष व्यक्ति के पास हो, वह हुकूमत किसके पास है, जनता के पास है। मतलब मेहनत करने वाले अगर हम हैं तो हमारा भी शासन होना चाहिए। जैसे आज भी देखा जाए तो ये क्या है, प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र में क्या है, जैसे हम किसी को चुन के भेजते हैं, वही तो मेरे पे शासन करता है। अब ये मेरी कमी है कि हम गलत व्यक्ति को चुन रहे हैं। गलत व्यक्ति को चुनेंगे तो शासन में बैठ के गलत काम करेगा। अगर अच्छे व्यक्ति को बिना लालच, बिना द्वेष के अगर हम उसको चुन रहे हैं तो निश्चित रूप से साकार काम करेगा, निश्चित रूप से जनता के लिए बेहतर कार्य करेगा। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। 1857 की जब क्रांति हुई बच्चों, तो उस समय क्या था मित्रों की क्रांति में इतना विद्रोह फैला कि हर जगह चिंगारी लग गई। लेकिन वह क्रांति क्या हुई कि होनी किसी और दिन थी और हो गई पहले, इसलिए वह पूर्ण रूप में सफल नहीं हो पाई। उसमें जो कम्युनिकेशन की सिस्टम थे वो सफल नहीं हो पाए, जिसके कारण 1857 हमारा जो क्रांति थी वह पूर्ण रूप में सफल नहीं हो पाई और भारत उस समय आजाद नहीं हो पाया। उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो गद्दारी कर दिए देश के साथ कि एक दूसरे की पत्रों को एक दूसरे के पास सही जगह नहीं पहुंचाए और एक दूसरे सब लोग सबका सहयोग भी नहीं कर पाए। इसलिए देश को आज़ाद होने में 90 साल और आगे लगे। और वहीं से भारत में राष्ट्रवाद की चेतना जगती है। और चेतना जगती है, चेतना देखिए कई कारणों से जगती है। जैसे प्रेस है, ये अखबार है, ये भी चेतना जगाने का बहुत बड़ा अच्छा साधन है। मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब, फेसबुक, ये देखिए उन्माद भी फैलाते हैं और ये अच्छी चीज़ें भी फैलाते हैं। अब बस ये होता है कि
कैसे लोग हैं, कैसे लेना चाहते हैं, कैसे देने वाले दे रहे हैं। उस समय जो प्रेस था, प्रेस जो था नहीं था, तो प्रेस की अभिव्यक्ति राजा राम मोहन राय ने क्या करते हैं कि प्रेस में एक अपनी संवाद कौमुदी एक इनकी पत्रिका, तो उसको बंगाली भाषा में उसको छपवाते हैं और उससे ये क्या करते हैं, पत्रिका के माध्यम से देश की स्थिति को क्या करते हैं, रूबरू लोगों को कराते हैं। जब आप पेपर आपके घरों घरों तक जाता है तभी तो आप न्यूज हर चीज पढ़ पाते हैं। आज मान लीजिए सबके घर में टीवी और मोबाइल है, लेकिन कुछ साल पहले ये सुविधा हर घर में नहीं थी, तो उस समय पेपर ही माध्यम हुआ करता था देश की स्थिति को देखने समझने के लिए। तो ये क्या किए कि उस समय की संचार व्यवस्था को देखते हुए पत्र के लिए संवाद कौमुदी को क्या किए, प्रकाशित करवाए और उससे और सारे लोग थे और पत्र पत्रिकाएं छपी जिससे देश की स्थिति को बताया जा सके। मित्रों, फिर आगे चल करके क्या होता है कि वहां और जो ये कह सकते हैं राष्ट्रवाद क्यों उभरा, राष्ट्रवाद के कारण ये भी थे कि चूंकि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति, वो जो विदेशी थे, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किया करते थे, वो हमारी संस्कृति को दबाना चाहते थे, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को हमारे ऊपर थोपना चाहते थे। ये एक राष्ट्रवाद उदय होने का कारण बना। तीसरी बात देखें, आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां ये थी कि यहाँ की आर्थिक जो व्यवस्था थी, यहाँ मतलब कि भारत में पैसे होंगे और वो पैसे जाएंगे कहाँ, विदेशों में जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। तो यहाँ के पैसे अगर इंग्लैंड जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा कि असंतोष जगेगा। वह भी कारण बना किसका, राष्ट्रवाद का, भारत में राष्ट्रवाद का। मित्रों, फिर एल्बर्ट बिल आया। एल्बर्ट बिल क्या आया, 1833 की बात है कि यह बिल ऐसा है कि जो अंग्रेज कैदी होंगे या अंग्रेज मुजरिम होंगे, उनकी सुनवाई किसी भारतीय के द्वारा, अगर मान लीजिए कोई भारतीय जज है, भारतीय मजिस्ट्रेट है, तो उसके द्वारा नहीं की जाएगी। उसकी सुनवाई कौन करेगा, उसकी सुनवाई अंग्रेज करेंगे। और उसकी सुनवाई ये भी था कि उनको भारतीयों के साथ नहीं अलग कर दिया गया, मतलब कि अंग्रेजों की सुनवाई अलग होगी, भारतीयों की सुनवाई अलग होगी। मतलब क्या है कि अगर वो अपने सामने सुनवाई करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ पक्षपात होगा ही होगा। ये भी क्या बना, कारण बना। अगर एक ही सजा दोनों लोग, एक ही कार्य दोनों लोग कर रहे हैं तो दोनों की सजा बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक को विशेष व्यवस्था, एक को कोई दूसरी व्यवस्था मिल रही, ये भी असंतोष का कारण बना। उसके बाद अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियां, जैसे लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने 1857 इनके 1887 की बात है कि जिस समय भुखमरी देश में फैली हुई थी, उस समय ये देश में क्या कर रहे थे, दिल्ली दरबार लगवा रहे थे। और दिल्ली दरबार जब लगवाएंगे, देखिए मित्रों, कोई मेला लगे, कोई दरबार लगे और वो विदेशी कोई ताकतें आए, विदेशी कोई अतिथि आए, तो निश्चित रूप से पैसों का खर्च होगा। जैसे कि अभी बीच में क्या हुआ है, G20 समिट हुआ है, तो उसमें बहुत सारा देश का पैसा खर्च हुआ, लेकिन ये क्या था, देश के विकास के लिए था। इसके पहले ट्रंप आए थे भारत में, तो ट्रंप के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे। जब कोई विदेशी आता है तो उसको हम रिझाएं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने घरों में देखिए कि कोई मेहमान आता है तो हम घरों की साफ सफाई, दुनियादारी सब कुछ करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर घर में किसी फंक्शन शादी होती है तो कितना साफ सफाई करते हैं, तो उसमें पैसे खर्च होते हैं ना। तो लेकिन अब छोटा सा घर है तो कम हुआ, लेकिन पूरे देश को सजाना है तो बहुत पैसे लगेंगे। और ये भी होता है, कुछ खास गेस्ट आते हैं, कुछ खास व्यवस्था होती है। वही हुआ कि जब उस समय एलिजाबेथ को आना था, भाई महारानी आ रही तो महारानी के लिए विशेष व्यवस्था होगी। तो ये क्या होता है कि महारानी और महाराजा के चक्कर में यहाँ बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। और उस समय देश की स्थिति बहुत बदहाली स्थिति से गुजर रही थी। उस समय देश के पास खाने के लिए अन्न नहीं हो रहा था, सब भुखमरी से मर रहे थे। और ये साहब क्या कर रहे थे कि ये वहाँ दिल्ली दरबार लगवा रहे थे। इसी कारण क्या होता है कि इन लोगों को लॉर्ड कहना ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। लॉर्ड और गॉड जो कहा जाए, वो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो वास्तव में जनता के प्रति कुछ सोच सके, लेकिन ये जनता के सोचने नहीं थे, सोचने वाले नहीं, बल्कि जनता को चूसने वाले थे। तो ऐसे लोगों को लॉर्ड कहना तो मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। और अगला देखा जाए तो फिर क्या होता है कि यहां तक बातें हो जाती, फिर आगे बात होती है, प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है 1914 से 1918 तक में। अब आप सभी जानते हैं दो राष्ट्रों के बीच ये प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध में आश्वासन दिया जाता है अगर भारतीय हमारा साथ देंगे तो हम क्या करेंगे, भारतीयों को आज़ाद कर देंगे। ये बात थी, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो ये चीज़ें हुई। दूसरी बात क्या है कि उस समय जब इनका खर्च बढ़ने लगा तो तुरंत भारतीयों पर टैक्स बढ़ा देते हैं। भाई रक्षा खर्च इनका जब युद्ध हो रहा है तो रक्षा खर्च तो बढ़ेगा, तो ये तुरंत भारतीयों पर क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। जब एकाएक आप टैक्स बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, असंतोष जगेगा। तो वहाँ
राष्ट्रवाद की भावना जगेगी, और राष्ट्रवाद की भावना जगी और क्या हुआ कि भारत में लोग जागरूक होना स्टार्ट कर दिए कि भाई हमसे ये पैसे ले रहे हैं, अनर्गल पैसे ले रहे हैं, लड़ दूसरे से रहे हैं, पैसा अपना खपा रहे हैं, लेकिन मेरे से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आगे जबरन सेना में भर्ती करने लगे, जो भारतीय लोग थे उनको जबरन सेना में, मतलब जबरदस्ती, जिनका मन नहीं है उनको भी रखेंगे। तो इससे क्या होता था कि जो नहीं जाना चाहते थे जबरन करोगे तो भाई वो भी नाखुश होंगे। उसके बाद आखिरी बात अगर देखें तो महामारी 1900 उसी समय एक महामारी आई जिसमें क्या होता है कि लगभग 120 लाख से 130 लाख मान के चलिए 125 लाख लोगों की क्या होती है, मौतें हो जाती है महामारी के कारण। अब इस महामारी में इतने सारे लोग मारे जाते हैं, और जब इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं तो आपके पास कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, कोई अन्य व्यवस्थाएं नहीं, सिर्फ आप देशवासियों के खून चूस रहे हैं, पैसे टैक्स बढ़ा बढ़ा के। तो यहाँ क्या हुआ कि ये राष्ट्रवाद बढ़ने का ये क्या मिला, एक रास्ता मिला, एक इन लोगों में एक शक्ति आई कि भाई मेरे लिए आप नहीं सोच पा रहे हो, सिर्फ आप किसके लिए सोच रहे हैं, अपने लिए। फिर क्या होता है, उसी दौरान हमारे देश में एक महानायक का क्या होता है, आविर्भाव होता है। पैदा तो बहुत पहले हो चुके थे, 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हो चुके थे, लेकिन वो क्या थे कि भारत नहीं थे, वो यहाँ आए, पढ़ाई लिखाई किए, फिर बीच में वो क्या कहाँ चले गए थे, अफ्रीका चले गए थे। और अफ्रीका से जब 1915 में वो भारत वापस आते हैं तो भारत की स्थिति को देखते हैं। चूंकि उनको ये पता था कि जब वो गांधी जी की आप कहानी बता चुके, बहुत उस पर चर्चा नहीं करेंगे। गांधी जी जब फर्स्ट क्लास में जा रहे थे, उनको अंग्रेजों द्वारा ये कह के ये काला है, इसको बाहर फेंक दिया जाए, तो इस दंश को वो झेले थे। और अफ्रीका में वो क्या किए थे, सत्याग्रह चला चुके थे। तो वहां से सत्याग्रह की आइडिया लेकर के भारत आए थे, और भारत की स्थिति भी यही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही भारत आया तो भारत में एक अलख जगा दी, किस चीज की, कि भारत को आजाद कराना है, भारत के लिए हमें लड़ना है। और जब कोई नेतृत्व करता मिल जाता है तो देखिए, बिना मालिक के फौज अनेर होती, मतलब बिना मालिक के फौज क्या होती, बिखरी रहती है। और जैसे ही मालिक मिल जाए, नेतृत्व करता मिल जाए, तो वो फौज क्या होती है, एक दिशा में चलने लगती है और निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ती है। मित्रों, वही हुआ कि जैसे गांधी जी का भारत में आगमन पुनः हुआ, और गांधी जी जब आते हैं और वो दंश झेल चुके थे अफ्रीका में जाकर के, तो उन्हें लगा कि जब हमारे अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो भारत में भी हो रहा है। भारत में बहुत गरीब लोग हैं और बहुत सालों से अब ये इंग्लैंड भारत पे क्या कर रहा है, कब्जा कर रखा है। तो ये क्या होता है कि जब वापस आते हैं तो सत्याग्रह पे अब हम विचार करते हैं। 1915 में गांधी जी का आगमन होता है भारत में, अफ्रीका से वापस आते हैं और इन्होंने बिगुल, आजादी की बिगुल फूंक देते हैं, सत्याग्रह का बिगुल फूंक देते हैं कि देश को कैसे हमें आगे लेके चलना है। और मित्रों, होता क्या है कि 1916 में चंपारण आंदोलन होता है। चंपारण आंदोलन आप सभी जानते हैं कि वहां नील की खेती की जाती थी। बिहार का ये चंपारण जिला है, जहां पर 3 कठिया व्यवस्था कर दी गई कि अगर 20 बिस्सा का है तो उसमें 3 कठिया 3 बिस्सा आपको क्या करना होगा, नील की खेती करनी होगी। वो भी अंग्रेजों को उनके दाम पे जो कहेंगे उस दाम पे बेचना पड़ेगा। मतलब नुकसान हो रहा था, जबकि उसका दाम भी घटा दिए थे और नुकसान हो रहा था, किसान नहीं बोना चाहते लेकिन मजबूरी में बोना पड़ा। तो ये मित्रों इनकी कहानी थी। लेकिन गांधी जी इस चीज को क्या किए, बंद करवाए कि भैया हमें फायदा नहीं, हमारा मन नहीं, हम नहीं बोएंगे। तो आप में इसके मालिक नहीं, मालिक मैं हूं। अगर भूमि का मालिक मैं हूं तो मैं जो चाहूंगा वो बोऊंगा। ये चीज था। उसके बाद यहां इनको सफलता मिलती है, ये आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही यहां इनको सफलता मिलती है तो इनके साथ एक भारत की बहुत बड़ी शख्सियत इनके साथ जुड़ जाती है। और वो जुड़ती कैसे है, ये शख्सियत जुड़ती है इनके विचारों से, थोड़ा सा प्रेरित होती है और तुरंत होता क्या है कि 1916 में, ये 17 में जाकर के खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन में मित्रों क्या होता है, खेड़ा आंदोलन में खेड़ा का मेन चीज से अगर देखा जाए तो खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, ये किए थे। खेड़ा आंदोलन में भी इन्होंने क्या किया, सहयोग दिया। और आपने बारदौली आंदोलन भी सुना होगा। बारदौली आंदोलन में भी वहां पे ये क्या नाम है इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां के लोगों को इतना ज्यादा प्रेरित किया, वहां के लोगों का इतना मदद किया कि उनकी जमीन बच गई थी। इस कहानी को मैं बता चुका, इसलिए उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, ये सारी कहानी बता चुका हूं, बस 60 में बोल रहा हूं। तो वो बारदौली में जब होता है, वहां ये सरदार पटेल जी की नेतृत्व
की क्षमता को देखते हैं गांधी जी तो उनके तरफ आकर्षित होते हैं और उनको अपनी तरफ में जोड़ना चाहते हैं, और गांधी जी को यहां पर देख करके सरदार पटेल भी उनके तरफ उन्मुख होते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, साथ हो जाते हैं। अब देश की दो महाशक्तियां क्या थी, एक साथ थी, और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। और 1919 में क्या होता है, मेल मजदूर, अब मेल मजदूरों के साथ भी अत्याचार हो रहा था, उस पर भी निदान निकाला गया, असंतोष था, क्योंकि जहां भी अंग्रेज थे वो सिर्फ और सिर्फ अत्याचार, अनाचार, दुराचार करना चाहते थे, यही उनसे बनता था, अच्छाई कुछ नहीं बनती थी, तो ये करते गए। फिर होता क्या है मित्रों, आप सभी जानते हैं कि रौलट एक्ट आ गया, बीच में ही रौलट एक्ट आ गया, और रौलट एक्ट कितना घटिया था आप सभी ने जानते हैं कि रौलट एक्ट का लाने का मुख्य से यह था कि जितने भारत के मुख्य नेतृत्वकर्ता हैं, लीडर हैं, उनको जेल में डाल दिया जाए। और उसका वजह क्या था कि अगर नेतृत्वकर्ता को ही जेल में डाल दिया जाएगा तो होगा कि अन्य जो लोग हैं वह क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे ही नहीं। भाई सामान्य सैनिक नेतृत्व नहीं कर सकते, कमांडर ही नेतृत्व करेगा, और कमांडर को जेल में डाल दिया तो सैनिक कहां जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, और फिर क्या होगी, ये जो इनकी क्रांति चल रही है क्या होगी, स्थिर हो जाएगी और हमारे मजे हो जाएंगे। ये चीज ये सोच करके आए, लेकिन हुआ क्या कि ये इस कानून, और रौलट एक्ट ऐसा घटिया कानून था जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून, कि भैया कोई दलील नहीं दी जा सकती है कि हमने गलत नहीं किया है, कोई अपील नहीं की जा सकती है कि मैं इसके अगेंस्ट अपील कर सकूं, कोई वकील नहीं किया जा सकता था कि इसके लिए कोई वकील कर सको, भैया मुझे शंका हुई कि ये व्यक्ति चोर है और इसको मैं जेल में डाल दूंगा। ये तो सही नहीं है ना, अंग्रेजों का ये था, मतलब क्या कह सकते हैं, मन बढ़ापन था कि मतलब जिसको चाहो, जिसको मन हो उसको जेल में डाल दो। तो इसके विरोध में क्या होता है, तुरंत में असहयोग आंदोलन आ जाता है, इसके विरोध में ही खिलाफत आंदोलन आता है। खिलाफत आंदोलन जब आती है, इनकी खिलाफत होने लगती है, और जिसका क्या था कि ये शौकत अली और मोहम्मद अली इसके नेतृत्व करते हैं। तो देखिए मित्रों ये था। उसके बाद आप इसी समय क्या होता है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता है, वह भी, वहाँ बहुत सारे हमारे सामान्य नागरिक मारे जाते हैं, और जो जनरल डायर था इन पर क्या कर देता है, गोलियां बरसवा देता है जलियांवाले बाग में जाकर के, चूंकि उसमें दो ही तो गेट थे, एक गेट बंद हो गया, दूसरे गेट से घुसे और ताबड़तोड़ बाग में क्या कर देते हैं, गोली चलवा देते हैं। वहां मेला चल रहा था, मेले से बहुत सारे लोग वहां आए थे। तो ये देखिए सफेदुद्दीन किचलू वगैरह की कहानी आपने सुना होगा, मैं बता चुका हूं, उसको वीडियो बना चुका हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड का, देखना चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहां मित्रों क्या था कि जैसे ही ये कहानी आगे बढ़ती है तो ये इस प्रकार से अंग्रेजों के अत्याचार को देखते हुए, अंग्रेजों के अनाचार, दुराचार और अंग्रेजों की जास्ती को देखते हुए भारतीयों में एक अलग प्रकार की चेतना जगी, और ये चेतना जगी कि मुझे क्रांति करनी है, भारत से अंग्रेजों को मार भगाना है, और यही लेकर के इन्होंने संकल्प आगे बढ़ते हैं। और होता क्या है मित्रों कि 1919 में ही क्या होता है, असहयोग आंदोलन छेड़ दिया जाता है गांधी जी के द्वारा कि मैं इनका सहयोग ही नहीं करूंगा, ये जो भी बनाएंगे उसका हम उपयोग ही नहीं करेंगे, हम अपना कपड़ा बनाएंगे, अपना सब कुछ बनाएंगे, खुद का बनाएंगे, खुद का खाएंगे, अगर इनसे खरीदेंगे नहीं। अगर वास्तविकता भी यही है मित्रों, अगर किसी को तोड़ना है तो उससे कुछ मत लो, उसके कोई सामान मत खरीदो, कोई प्रोडक्ट मत खरीदो, वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो यही हुआ कि अंग्रेज जो चीज बनाते, यहाँ के सूत ले जाते और सूत वहां ले जाते इंग्लैंड में, इंग्लैंड से क्या करते, सूत को बढ़िया से चिकना करके लाते, पुनः उसी कपड़े को बेचते। यहाँ से जो मेल सूती कपड़े का उद्योग था यही था कि यहाँ से सूत जो काटन लेके जाते, सस्ता ले जाते, वहां से उसको बना ठना के यहाँ लाते और बहुत महंगे दामों पे बेचते। इससे क्या होता था, देश का नुकसान हुआ करता था। तो फिर मित्रों क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन ये छेड़ देते हैं, और असहयोग आंदोलन जब छेड़ते हैं तो इनका सहयोग नहीं करते हैं, अंग्रेजों का आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसी समय होता क्या है कि 1922 की कहानी है कि जब चौरा चौरी कांड हो जाता है, चौरा चौरी कांड, वो भी कहा जाए तो चौरा चौरी कांड में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, बात सही है, लेकिन वहां भी गलती भारतीयों की नहीं थी। वहां गलती अगर थी तो वो किसकी थी, वो अंग्रेजों की थी, क्योंकि जिस प्रकार से अंग्रेज हमेशा हुकूमत करते आए थे उसी प्रकार से वो चाहे कि हुकूमत हो। जब ये शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे तो होता क्या है कि कुछ पुलिसकर्मी आते हैं और इन पर लाठियां बरसा देते हैं, जिस प्रकार से जलियांवाले बाग में हुआ था। और जो मित्र आप सभी जानते हैं कि जिनके साथ दूध की जली
बिलारी माठा फूंक के पीती है। जो व्यक्ति एक बार जल चुका है उसको हमेशा डर रहता है कि मैं दोबारा न जलूं, वह बहुत फूंक फूंक के कदम रखता है। वही हुआ कि जब इनके साथ ये हुआ था कि अंदर बाग में इनको मारा गया था, गोलियां बरसाई गई थी, तो ये जब वहां की स्थिति देखे कि यहां मेरे पर लाठीचार्ज होने लगी, गोलियां बरसने लगी, तो ये समझ गए कि ये जलियांवाला बाग दोहराया जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोहराया जाएगा। और उस समय आक्रोशित जनता ने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, स्पष्ट कह दिए अब याचना नहीं रण होगा, जीवन या जय की मरण होगा, यही चीज है। तो ये क्या हुए कि वहां उन्मुख हो गए कि चलो अब तुम मुझे मारो मैं तुम्हें मारूंगा, देखा जाएगा जो होगा। और वो भीड़ जो थी, आंदोलनकारी भीड़ थी, वो उन पुलिसकर्मियों को भगा लेती और वो जाकर के चौरा चौरी में अपने आप को एक पुलिस लॉकअप में बंद कर लेते हैं। और वो अंदर जब बंद हो जाते हैं मित्रों, सोचते हैं हम सुरक्षित हो गए, लेकिन वो आक्रोशित जनता जो उनके रगों में, उनको आंखों में जलियांवाला बाग के लोगों की गोलियों से मारी गई थी, उनको भूना गया था, वो आग की चिंगारी सुलग रही थी, वो आग की चिंगारी 16 बन चुकी थी और वो आग की चिंगारी को संभाल नहीं सके। उसी आग की चिंगारी से उस जलियांवाले चौरा चौरी कांड में क्या करते हैं कि उन 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देते हैं। चूंकि यहां 22,000 लोग मारे जा रहे हैं और वहां 22 पुलिसकर्मी थी। चूंकि देखिए खून का बदला खून ही होता है मित्रों। अब रीजन क्या था कि वहां भारतीय मारे गए थे, तो भारतीयों का हमदर्द कोई नहीं था, तो वही आक्रोश इनके दिलों में था। और ये गलत भी नहीं थे क्योंकि वहां भी पुलिसकर्मी इनके साथ जास्ती कर रहे थे। अगर ये उनको भगाते नहीं, दौड़ाते नहीं, तो वो गोलियां बरसा के इनको मार देते। और जब अपनी जान पे आती है तो कोई भी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र और शस्त्र उठाएगा मित्रों। वही हुआ कि ये उठाते हैं अस्त्र और ले जाकर के उनको 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देते हैं कि भाई आप भी दर्द समझो, आपके भी भाई जले, आपके भी बाप जले, आपके भी बेटे जले, तब आपको पता चले कि एक बेटा खोने का दर्द क्या होता है। तब तो आप भारतीयों के दर्द को समझ पाएंगे, लेकिन जब तक आपके नहीं जलेंगे तो आप क्या समझ पाएंगे। और वही कि जब 22 पुलिसकर्मी जलते हैं तब इनको समझ में आता है, इनके होश ठिकाने लगते हैं कि भाई अब तो ये आक्रोशित हो चुके हैं, ये क्या है, पूर्ण जोश में आ चुके हैं और अब हमको यहां से भगा के खेत के रखेंगे। और फिर होता क्या है मित्रों, ये अपने आप को थोड़ा सा स्लो करते हैं। और लेकिन गांधी जी ने वहां क्या किया कि चूंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो यहाँ जो भारतीय कांग्रेस थी वो क्या होती है, बट जाती है, दो रूपों में बट जाती है। चूंकि होता क्या है, कुछ गर्म दल में बट जाते हैं, कुछ नरम दल में बट जाते हैं। वजह क्या था कि सब चाहते थे भारत को आजाद कराना, लेकिन ये गांधी जी भाई शांति के पुजारी, लेकिन उधर सुभाष चंद्र, भगत सिंह, ये सब लोग कैसे थे, ये चाहते थे देश आजाद होना चाहिए, हम रहे ना रहे लेकिन देश आजाद होना चाहिए। और किसी भी शर्त पे, किसी कितनी जाने जाए, लेकिन भारत मां की है, आंचल पे आंच नहीं आना चाहिए, वो सपूत थे मेरे देश के। तो इसीलिए कहा गया है, मिटाकर शत्रु को जो मिट गए खुदयान की खातिर, मिटाकर शत्रु को जो मिट गए खुदयान की खातिर, उन्हें सत सत नमन मेरा, उन्हें सत सत नमन मेरा। मैं नहीं करोड़ों भारतीय उनको सत सत नमन करते हैं कि उन्हीं के दम पे आज हम स्वतंत्रता पूर्वक बोल पा रहे हैं, नहीं हम बोल नहीं पाते। आज के पहले अगर देखा जाए तो भारतीयों के साथ क्या होता था, जो भारतीय ज्यादा बोलते थे उनके मुंह में आप जानते हैं कि मास्क जो आज लगाया जाता है, मास्क में क्या कर देते हैं, लैट्रिन को भर देते थे, उसे मुंह पे लगा देते थे। ऐसे भारतीयों की स्थिति थी। उस भारतीयों की दीन दशा से हमें निकालने वाले हमारे सुभाष चंद्र, भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारी हैं। इसलिए मैं उनको तमाम बार नमन करता हूं, कोटि कोटि बार नमन करता हूं कि उनके पौरुष के बल पे आज